साथियों, ट्रिपल PIS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक न्यूज़ पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर हाल ही में जो CGI का अपॉइंटमेंट के बारे में अधिसूचना जारी की गई है, उससे रिलेटेड न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि CGI कौन बना है और CGI की नियुक्ति कैसे होती है। साथ ही हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल 34 जजेस हैं, उनमें से CGI का अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है ना, CGI का चयन कैसे किया जा रहा है। दूसरा, जो CGI बने हैं नए वाले, उनके प्रमुख निर्णय क्या रहे हैं। अभी काफी दिनों से वो न्यायपालिका के अंदर जुड़े हुए हैं, एक प्रोमिनेंट जज रहे हैं न्याय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनके प्रमुख निर्णय कौन से रहे हैं ये देखेंगे। साथ ही हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन न्यायपालिका के बारे में या विशेष रूप से मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्या है, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का चयन किया गया है। अब ये चयन किस प्रकार से होता है कि एक सेकंड जजेस केस था, सेकंड जजेस केस। इस केस के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, है ना, सीनियर मोस्ट जज को ही भारत का CGI नियुक्त किया जाएगा। कौन? सीनियर मोस्ट जज, वरिष्ठतम न्यायाधीश को CGI नियुक्त किया जाएगा। सेकंड जजेस केस में ये बात बोली गई थी। तो उसी आधार पर वर्तमान के जो CGI हैं भारत के, DY चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में जो कोलिजियम था, उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सिफारिश CGI के रूप में की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। अब राष्ट्रपति ये काम क्यों करता है कि आर्टिकल 124(2) के अंदर यह पावर राष्ट्रपति को मिली हुई है। उन्हीं के द्वारा ही न्यायाधीशों की और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से आप एक बात ये जान गए, और दूसरा, किस वजह से सीनियर मोस्ट जज को चुना जाता है ये भी आप समझ गए कि 34 में से एक CGI कैसे चुना जाएगा। तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको चुन लिया जाएगा। यद्यपि इससे पहले 2 बार इस सीनियर मोस्ट जज को चुनने के कॉन्सेप्ट को या सिद्धांत का उल्लंघन भी किया गया है। ये हमारा अलग का विषय है, ये हम किसी दिन जब कॉलेजियम सिस्टम आपसे डिस्कस करेंगे तो उस दौरान हम आपसे ये बातें डिस्कस कर लेंगे। और आगे आप, ये डेट फैक्चुअल है, ये आप फैक्चुअल डेट याद रखेंगे कि 11 नवंबर को ये जो CGI है, ये शपथ, ये 11 नवंबर को जो शपथ होगी, तो इस शपथ के संदर्भ में भी समझ लीजिए कि थर्ड शेड्यूल के अंदर, थर्ड शेड्यूल या अनुसूची, इस तीसरी अनुसूची के अंदर CGI जो शपथ लेते हैं उसके बारे में प्रावधान किया गया है। CGI विशेषकर क्या, ये सभी न्यायमूर्तियों के लिए या जितने भी जजेस अपॉइंट होते हैं उन सभी के लिए थर्ड अनुसूची के अंदर ये शपथ का प्रोविजन किया गया है। अब इस शपथ को दिलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट ही मूल रूप से इस चीज के लिए जिम्मेदार है, लेकिन या तो प्रेसिडेंट या उनके द्वारा किसी और व्यक्ति को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है, उस व्यक्ति के समक्ष जो भी न्यायाधीश अपॉइंट होता है उसे शपथ लेनी होती है। ये जो 11 नवंबर डेट रखी गई है उसका रीजन है कि 10 नवंबर को वर्तमान के जो CGI हैं वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वर्तमान के CGI कौन है? DY चंद्रचूड़, है ना, इनके द्वारा। तो अब आप इनके जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है, इनकी थोड़ी सी पर्सनल उसको जान लेंगे, इनके बारे में जान लेंगे। एक्चुअल में ये बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर के द्वारा, लॉ सेंटर से इन्होंने स्नातक किया था और 1983 में अपनी कानूनी करियर की शुरुआत इनके द्वारा कर दी गई थी। और इनका क्या काम किया था? सबसे पहले इन्होंने प्रैक्टिस का काम शुरू किया था। इनका बैकग्राउंड भी इसी फील्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके पिता, इनके चाचा, सभी लोग जज की पोस्ट पर रह चुके हैं। तो इस संदर्भ में भी आप देख लेंगे। पिता का नाम था देवराज खन्ना, ये दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे थे। वहीं जो चाचा थे इनके, हंसराज खन्ना, वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे थे। और ये सुप्रीम कोर्ट में हंसराज खन्ना किस समय न्यायाधीश रहे थे? जब भारत के अंदर ये क्या नाम है, इमरजेंसी वाला पीरियड चल रहा था, और इमरजेंसी के दौरान ये काफी चर्चित रहने वाले जजों में से एक जज थे। ठीक है, इनके विशेष रूप से अब ये जान लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये न्यायमूर्ति जो संजीव खन्ना जी हैं, इनका आगमन कब होता है? तो जनवरी 2019 में न्यायमूर्ति खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था, जो सामान्य प्रक्रिया से हटकर था, क्योंकि वे किसी भी
एक्चुअल में क्या था कि जो न्यायमूर्ति खन्ना है, यानी न्यायमूर्ति खन्ना का मतलब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो अब हमारे चीफ जस्टिस बनेंगे, ये इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होने से पहले किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे। अधिकांश समय ऐसा देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश आते हैं वो सामान्यतया किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश रहे होते हैं, लेकिन संजीव खन्ना के केस में ऐसा नहीं था। तो ये एक असामान्य स्थिति थी, या कह सकते हो कि एक स्पेशल प्रोविजन था संजीव खन्ना के समय में, है ना। तो ये एक बात रही। अब हम इनके कुछ निर्णय इनको देखेंगे जिनके बारे में इनका काफी नाम चर्चा में रहा। तो इनके पहला जो निर्णय देखोगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड को जो इलीगल घोषित किया गया था, वह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उस बेंच में एक मेंबर के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे। उसी प्रकार से अनुच्छेद 370 पर जो फैसला सुनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, उस बेंच में भी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। अब केजरीवाल को जो अंतरिम बेल मिली थी चुनाव के दौरान, वह फैसला भी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के द्वारा ही सुनाया गया था। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग करने वाली जो याचिका थी, उसको रिजेक्ट करने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। सेंट्रल विस्टा का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, उस बेंच में भी संजीव खन्ना जी थे, और इन्होंने जो बाकी के मेंबर्स के व्यू पॉइंट था, उससे अलग व्यू पॉइंट संजीव खन्ना जी के द्वारा रखा गया था। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम किए हैं वो ये वाला है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, विशेषकर न्यायपालिका के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या किया है, सीजेआई के दफ्तर को, सीजेआई का जो ऑफिस होता है, उसको आरटीआई के दायरे में लाने वाली पीठ का हिस्सा भी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी रहे थे। अब हम कुछ आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके संदर्भ में देना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 1+33 है, यानी कि टोटल 34 जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाती है। एक सीजेआई होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ओरिजिनल स्टेज अगर देखेंगे इसकी, या मैं कहूँ मूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये 1+7 था, एक सीजेआई और 7 अन्य न्यायाधीश थे। एक बात ये आप समझ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 124 के अंदर कुछ शर्तें लिखी गई हैं कि कौन सा व्यक्ति, या मैं कह सकता हूं कि दक्षताएं बताई गई हैं कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। कि तो ये 2 पॉइंट में लिखी गई है। पहली लिखी गई है वो पर्टिकुलर व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर के पॉइंट में 3 पॉइंट लिखे गए हैं। 2.1 में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जाना है, उसे हाई कोर्ट में कम से कम, है ना, एटलीस्ट 5 ईयर तक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी हो। किसी भी हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 ईयर के लिए न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी हो। और 2.2 में आप देख सकते हो, उस व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में कुल मिलाकर अगर बात करें तो 10 साल तक वकालत का काम किया होना चाहिए, है ना। या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश रह लिया हो, या हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में कुल मिलाकर 10 साल तक के लिए वकील के रूप में वकालत का काम कर लिया हो। और 2.3 जो विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ। ये किस लिए और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि एक ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, जो राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की नजर में क्या है, सम्मानित न्यायविद है, यानी कानून का कोई अच्छा जानकार हो और राष्ट्रपति उसे सम्मान की नजर से देखता हो, तो उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट कर सकता है। अब ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि यह प्रोविजन केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में है। इस टाइप का प्रोविजन हाई कोर्ट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ये बात आप याद रखेंगे। और बात जो याद रखेंगे कि इनका जो टेन्योर है, जैसे संजीव खन्ना जी अपॉइंट हुए, अभी तक पूछा जाए कि आपसे टेन्योर कितना है, तो टेन्योर इनका फिक्स नहीं। 2 बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं
एक तो मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। जैसे आपको फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज होती है ना 21 पे ही आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। मैक्सिमम एज इसके अंदर लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति 65 ईयर्स तक न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकता है। ठीक है, तो इस बात पर तय करेगा कि वो व्यक्ति 65 साल का है या नहीं, इससे उसका कार्यकाल निर्धारित होगा। अब संजीव खन्ना जी की 65 वर्ष होने में कितना समय बचा हुआ है, उतने समय के लिए संजीव खन्ना जी 51वें नंबर के सीजेआई के रूप में भारत में सेवाएं प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से ये सीजेआई का जो कॉन्सेप्ट था या न्यायपालिका से रिलेटेड, नियुक्तियों से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे हम कभी जब भी नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे, उसमें हम कॉलेजियम की व्यवस्था को आपको समझाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद का एक मुख्य विषय बना हुआ है। क्योंकि जब से एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट आया था 2015 के अंदर, न्यायपालिका ने इसको विधि शून्य घोषित कर दिया था, नल एंड वर्ड घोषित कर दिया था। उसके बाद से अभी भी कॉलेजियम व्यवस्था और कार्यपालिका के बीच विवाद बना हुआ है। आप लोगों को हमारा ये सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।